हेलो बच्चास, कैसे हो आप लोग सब। दिस इज अर्जुमन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड फाइट एंड हेयर वी विल स्टडी हिस्ट्री। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम लोग प्रीवियसली उसके कुछ एक्सप्लेनेशन तक पहुंच गए थे इमर्जिंग ऑफ थर्ड क्लास के बाद कि कब यहाँ पे फ्रांस जो है वो अब मोनार्की स्टैब्लिश करने में एबल हो रही थी। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब बन गई थी, ठीक है। तो इसको अब हम लोग समझेंगे कि वो कैसे बनी थी। पहले तो वो लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे ताकि वो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन पाए, फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाए और जो वहाँ पे मोनार्की का पावर है वो लिमिट हो जाए। इसके लिए वो लोग कहाँ गए थे, प्रोटेस्ट पे बैठे थे और उन लोगों ने ये ठान ली थी कि जब तक उनकी मांगे इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ड्राफ्ट किया जाएगा जिसमें मोनार्की की पावर को लिमिट किया जाए, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। ओके, तो आज हम लोग उसकी आगे पढ़ाई करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, तो उनके इस प्रोटेस्ट के बाद जबकि लुइस 16 ने ये वापस से एक असेंबली सेट की जिसमें उसने कहा कि उसके नेशनल असेंबली सेट की इन 1791 एक नेशनल असेंबली हेल्ड हुई जिसने ये पूरा ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल का फिर से वापस से कंप्लीट किया, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि जो मोनार्की है उसकी पावर को लिमिट किया जाए, उसकी पावर को अब सीमित किया जाए, कि उसकी पावर को बाय कॉन्स्टिट्यूशन चेक किया जाए, वो कभी भी कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन अब बनने लगी और उसकी पावर अलग हो गई, ठीक है, अब सेपरेटेड हो गई। सबकी जिनकी भी पावर्स थी वो अब सेपरेट हो गई और असाइंड हो गई अलग अलग इंस्टीट्यूशन को। जैसे कि अभी सारी जो मोनार्की में सारी पावर्स एक ही को मिलती मोनार्की सिस्टम में, द वन हु रूल, तो अभी क्या हो गई थी, सबकी पावर सबकी ताकतें सेपरेट कर दी गई थी क्योंकि जो लोगों ने डिमांड किया था जिसके लिए वो प्रोटेस्ट पे बैठे थे। लेजिस्लेटिव के लिए अलग पावर, एग्जीक्यूटिव ग्रुप के लिए अलग पावर और जुडिशियल ग्रुप के लिए अलग अलग पावर हो गई थी। अब फ्रांस क्या बन चुका था, नाउ फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब फ्रांस बन गया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वहाँ पर मोनार्की चल रही थी लेकिन इन अ सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो डिसिप्लिन मैनर में, अब उनकी जो ताकत थी, जो पावर्स थी एक रूलर की, वो लीडर की लिमिट हो चुकी थी, ठीक है। सिटीजन्स जो है वो एक ग्रुप ऑफ इलेक्शंस के लिए वोट करने लगे थे, ठीक है, जिसके रिटर्न में उन्हें क्या करना था, एक असेंबली को चूज करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर सिटीजन को ये राइट नहीं थी। उन्हें वोटिंग की राइट तो मिल रही थी क्योंकि वो इलेक्टर्स को चुन सकते थे, ग्रुप में वो लोग वोट कर सकते थे, लेकिन ये क्या हो रहा था उस सोसाइटी में कि हर सिटीजन को वोट करने की राइट नहीं मिल रही थी। ऐसे मैन जो 25 ईयर्स से ज़्यादा थे और जो टैक्सेस पे करते थे उनके लिए, या वैसे लेबरर्स जो एटलीस्ट जो 3 दिनों तक काम करते थे, वो एक मेजर प्रिंसिपल था, ठीक है, इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेजेस, ठीक है। इस तरह के लोगों को, ऐसे लोग जो कि 25 साल से ऊपर थे और जिनकी जो टैक्स पेमेंट थी वो कम से कम उनके 3 दिन के लेबर वेजेस से ज़्यादा होती थी, उन्हें वोट करने के लिए अलाउड था। बाकी लोगों को वोट करना अलाउड नहीं था। मतलब कि सोसाइटी के हर सेक्टर ऑफ पीपल को वोट करना अलाउड नहीं था। वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गई थी। इंस्पाइट के यहाँ पर फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश कर चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रही थी, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे वो एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट मैन एंड सिटीजन्स के डिक्लेरेशन पे, मतलब कि डिक्लेयर कर दिया कि मैंस का राइट और सिटीजन्स के राइट में वो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बन गया जिसने इन लोगों के राइट्स को डिक्लेयर कर दिया। कैसे राइट्स थे मैन और सिटीजन्स के, यहाँ पे आदमियों के लिए, मैंस के लिए अलग राइट्स थे और वहाँ के बाकियों के सिटीजन्स के लिए अलग राइट्स थे, ठीक है। राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ, हर किसी को वहाँ पे राइट टू लाइफ का परमिशन था, राइट टू फ्रीडम था, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन था। वो लोग अपना कोई भी बात कह सकते थे, वो किसी भी तरह का ओपिनियन रख सकते थे। अगर उन्हें किसी पॉलिसी से प्रॉब्लम है या किसी भी सिस्टम से प्रॉब्लम है तो वो अपनी ओपिनियन वहाँ पे दे सकते थे, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना बच्चों, जो हम लोग जानते हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, ये इस टाइम पीरियड पे क्या हो रही थी, एक राइट बन रही थी और यहाँ पे लोगों को मिल रही थी। लेकिन राइट फॉर मैन एंड राइट फॉर इक्वालिटी अलग अलग थी। यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है मैन एंड सिटीजन्स को मिली थी, ठीक है। यहाँ पे भी विमेन एम्पावरमेंट ऐसा कुछ नहीं कि इक्वली सबके लिए
मतलब यहाँ पे अभी भी कुछ सेक्टर्स है जिनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे जो लोगों को राइट्स मिले वो है राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपिनियंस, फ्रीडम ऑफ ओपिनियंस, राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि अब वहाँ पर सबके साथ जुडिशरी क्या करेगा, एक तरह का बिहेव करेगा, किसी के साथ अलग, प्रिविलेज पीपल के साथ अलग, नॉन प्रिविलेज के साथ अलग, वर्कर्स के साथ अलग, नोबिलिटी क्लर्की के साथ अलग, ऐसा रूल नहीं था। अब वहाँ पर इक्वालिटी सबके लिए हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह का वहाँ पर लॉ बन गया था, ये सारे लॉ स्टैब्लिश्ड हो गए थे। दीज लॉज वेर नेचुरल एंड इनएलिएबल। नेचुरल मतलब बाय बर्थ उन्हें मिले थे। इनएलिएबल मतलब बच्चों ऐसे राइट्स दैट कैन नॉट बी चेंज और ट्रांसफर, ऐसे राइट्स जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता है, तुमसे किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। इनएलिएबल का हम लोग कह सकते हैं दैट इज दे बिलोंग, मतलब वो जब हम पैदा होते हैं तो वो हमारे जन्म के साथ वो राइट्स हमें मिलते हैं, वो अधिकार हमें मिलते हैं और वो हमसे कोई ले नहीं सकता। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो डिक्लेरेशन हुई थी राइट्स की, जो कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को दे रही थी, ये सारी राइट्स इनएलिएबल थी, मतलब कि वो हमसे कोई ले नहीं सकता। और वो कब से ग्रांट हो रही थी, बाय बर्थ, जब एक इंसान जन्म लेता है उस वक्त से लेकर के मरने तक उसके पास ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थी, विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, जो उससे किसी और को नहीं मिल सकती थी और उससे कोई भी हायर अथॉरिटी छीन नहीं सकती थी, क्योंकि वो राइट उसे फंडामेंटली एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये थी हमारी कि अब फ्रांस क्या हो गया था, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था, ठीक है। अब वहाँ पर मोनार्की कैसे गवर्न हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन के सेटअप में। अब वहाँ की ताकत जो है वो कंट्रोल में थी, उसकी ताकत को क्या किया जा रहा था, मॉनिटर किया जा रहा था, वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फ्रांस क्या हुई थी, जीत गई थी अपना स्ट्रगल। लेकिन इसके बाद कुछ और भी हुआ। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था, इस सिस्टम के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पर जो फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशनल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो मोनार्की सिस्टम है वहाँ का अब लिमिट हो गया था, डिसिप्लिन वे में हो गया था। तो उसके बाद फ्रांस में एक और चेंज हुआ, जब चीज़ें बदल रही है भाई, अब मोनार्की सिस्टम हट रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर लोग, हर कोई अपने राइट्स को जान रहा है, हर कोई अपने हिसाब से जी रहा है, गवर्नमेंट चुन रहा है, इलेक्टर्स चुन रहा है। तो वहाँ पे कुछ और भी हुआ। क्या हुआ, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। अब ये जो मोनार्की था, किसी एक लीडर की बातें सुनना, किसी एक लीडर के हिसाब से सिस्टम का गवर्न होना, अब ये चीज़ भी हट रही थी फ्रांस से और वो पूरा रिपब्लिक आज़ाद हो रहा था। क्यों, अब वो गवर्नमेंट के थ्रू चलेगा, किसी मोनार्की, किसी लीडर के हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है। अब वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन चलेगी, पब्लिक वोटिंग चलेगी और वहाँ पे पब्लिक डिसीजन चलेगा और वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे जो उन्हें रन करेगा। अब वहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला था। फ्रांस अब मोनार्की सिस्टम को क्या कर रहा था, हटाने वाला था। इन अप्रैल 1792 जो नेशनल असेंबली है उसने क्या किया, एक वॉर के लिए वोट किया अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो था ना, ये जो वॉर हुआ था, इसमें जो मार्सिलीज थी वो नेशनल एंथम बन गई थी वहाँ पे फ्रांस के लोगों की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब नेशनल असेंबली 1792 में सेटअप हुई थी, जिसने कि प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वॉर के लिए वोट किया था, उसके बाद ऑब्वियसली कोई ना कोई एक स्टेट तो जीता ही होगा। फिर फ्रांस ने क्या किया, अब वो किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं किया, अब उनका एक नेशनल एंथम बनने लगा, उनका एक नेशनल सिंबल होने लगा, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग। तो सबसे पहले शुरुआत किससे हुई, नेशनल एंथम से, ठीक है। होता है ना, सिंबल ऑफ नेशनलिस्ट या नेशनलिज्म की शुरुआत होनी चाहिए कि हमारा अपना कुछ ओन होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले शुरुआत हुई नेशनल एंथम की। तो फ्रांस ने सबसे पहले एस्टैब्लिश किया अपना नेशनल एंथम, जो मार्सिलीज था वो लोगों का नेशनल एंथम बन गया। जो वहाँ पे मेंस थे जो कि वॉर में इंगेज थे, ये जो वॉर वहाँ के नेशनल असेंबली ने वोटेड किया था प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, जितने मेन थे, मोस्ट ऑफ द मेंस वेर इंगेज इन द वॉर। तो एट द सेम टाइम वहाँ पे औरतें क्या कर रही थी, घर का देखभाल कर रही थी, अपने फैमिलीज का देखभाल कर रही थी। और बहुत सारी जो पब्लिक है, पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द, मैं कहती हूँ लार्ज अमाउंट, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ये डिमांड कर रही थी कि ये जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वोट्स वाला, इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए, इस रेवोल्यूशन को और आगे बढ़ाया जाए। ताकि क्यों उन्हें लगता था कि इस रेवोल्यूशन को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो वोटिंग राइट्स है ये सिर्फ वहाँ के कुछ रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही प्रोवाइडेड थी, हर लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं था। मैंने क्या बताया बच्चों, वो 25 साल से ऊपर लोगों के लिए जिनकी वेजेस एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज के हिसाब से उन्हें अलाउड, उनके बिलो मतलब वो वोट नहीं कर सकते। तो अभी भी
इक्वल इंडिविजुअल, हर सिटीजन को वोट करने का राइट नहीं था। तो उनका कहना था लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ये चीज़ मानती थी कि ये जो रेवोल्यूशन है 1791 का कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन, इसको और आगे बढ़ाया जाए ताकि ये राइट्स जो है हर के लिए एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होने लगा, बहुत सारे वहाँ पर क्लब्स, पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे। हर क्लब्स अपने अपने तरीके से हेल्प करने लगा या इस सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए अपनी अपनी सबको एफर्ट्स लगाने लगे। उसी बीच एक क्लब बहुत फेमस हुआ जितने बहुत ज़्यादा, जिसने मेजर्स किए, प्रोग्राम्स निकाले या फिर सक्सेसफुल रहा सोसाइटी में इन सब कामों को करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, दैट इज़ जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब उन सारे सोसाइटीज़ में सबसे फेमस और सक्सेसफुल क्लब था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने सोसाइटी के उस क्लब में, जानते हो बच्चों कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? सोसाइटी के हर वो लोग जिन्हें प्रिविलेज नहीं मिलती थी या जो परेशान थे, स्ट्रगलिंग फील्ड में थे, शॉपकीपर्स, पेंटर्स, तुम्हारा वर्कर्स जितने थे, इवन कि उस जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो सारे सर्वेंट्स भी थे जो किसी के अंडर में काम करते थे, और ऐसे लेबरर्स भी थे जो डेली वेजेस पे, पेमेंट पे काम करते थे। उस जैकोबिन क्लब में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, हर तरह के लोग उसके मेंबर्स थे। एवरी डाउन बैकवर्ड्स लोग जितने भी थे वो सारे उसके मेंबर्स थे। अब जैकोबिन क्लब ने क्या किया, अब जैकोबिन क्लब ने एक अलग ट्रेडिशन स्टार्ट की कि सोसाइटी में उन्हें पता चले, लोगों को देख के अच्छा दैट मैन बिलोंग टू जैकोबिन क्लब, कि वो इंसान जैकोबिन क्लब का मेंबर है। वो कैसे? उन लोगों ने एक नया ट्रेंड, एक नया स्टाइल शुरू किया। जैकोबिन क्लब के जितने मेंबर्स थे वो सारे वो होता है ना, स्ट्राइप्ड कुर्तास पहनने लगे और नी ब्रीचेस, मतलब वैसे पैंट्स पहनने लगे जो घुटनों के ऊपर होते थे। तो पूरी की पूरी सोसाइटी जो है उन्हें एक नाम से बुलाने लगी। ठीक है, सैंस क्लूटस। ठीक है, सैंस क्लूटस नाम से उन्हें बुलाने लगी। सैंस क्लूटस का मतलब होता है कि एक ऐसा, कभी हम बहुत सारे लोग हैं ना पैंट्स घुटनों के ऊपर पहनते हैं, ठीक है, नी ब्रीचेस जिसे कहते हैं। तो वैसे लोग जो पैंट घुटनों के ऊपर पहनते हैं उन लोगों को, और उसके ऊपर कुर्ता, लंबे लंबे कुर्ता, स्ट्राइप कुर्ता पहनते थे। तो वो किनकी पहचान थी? जैकोबिन क्लब्स के मेंबर की। उन लोगों ने ऐसा ट्रेंड स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए सोसाइटी उन्हें एक नाम से बुलाती थी, दैट इज सैंस क्लूटस। ठीक है, तो उन्हें ये नाम मिलने लगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा ना, जैकोबिन क्लब इस कॉन्स्टिट्यूशन में ना अपना पूरा का पूरा डिक्लेरेशन अपना सेटअप करने लगी कि वो जो भी प्रोग्राम्स करती या जो भी स्ट्रगल करती, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में सब में बहुत सक्सेसफुल होने लगी। लोग उनकी बात सुनने लगे। ठीक है, धीरे धीरे फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस होने लगे। लोगों में नेशनलिज्म जो होती है ना वो बढ़ने लगी, लोग हेल्प आउट करने लगे एक दूसरे के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉर किसी एक चीज़ में काम होने लगा या वो लोग सेटल डाउन नहीं होने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे के सारे लोग क्या होने लगे, एक दूसरे के लिए हेल्प आउट करने लगे वहाँ पर, क्योंकि उन्हें क्या करना था, अपने आप को एक नेशनल सेटअप पे डालना था। अब क्या होने लगा कि अब वहाँ पर जो अबॉलिशन होने लगा मोनार्की का, वहाँ पर एक नेशनल, मतलब 1792 में जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो वॉर छिड़ी थी जिसमें बहुत सारे आधे से ज़्यादा मैन उसमें इन्वॉल्व थे। अब सारे के सारे जैकोबिन क्लब्स को जो उन लोग सैन क्लूटर्स बुलाने लगे, जिसका मतलब था कि विदाउट नी ब्रीचेस, अब वो लोग मैं कहूँगी कि सोसाइटी के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बन गए, इम्पॉर्टेंट सिटीजन बन गए। क्यों? क्योंकि वो लोग अब वेलफेयर में काम करने लगे थे ना, सोसाइटी के अच्छे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल था जैकोबिन क्लब। ठीक है, इसके बाद जैकोबिन क्लब्स ने क्या किया, अब ये लोग पूरा पावरफुल हो गए थे। जैकोबिन क्लब्स तो अब हर जगह पावरफुल हो गया था। उसने क्या किया, पैलेस में, ठीक है, ट्विलर्स जो पैलेस था, ट्विलर्स वहाँ पे धावा बोल दिया जाके, वहाँ पे लोग स्टॉर्म टूट पड़े उस पैलेस में और वहाँ के राजा को अगवा कर लिया, उसे हॉस्टेज बना लिया कई घंटों के लिए। उसके बाद फिर से इलेक्शंस हुए वहाँ पर। इलेक्शंस क्यों? क्योंकि उन्हें मोनार्की नहीं चाहिए थी। तो जो राजा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो फ्रांस को रूल कर रहा था, ये लोग पैलेस में गए, राजा को अगवा किया और अगवा करके हॉस्टेज बना लिया बहुत सालों के लिए, बहुत घंटों के लिए, कुछ सेवरल आवर्स के लिए उन्हें बनाया। तो इलेक्शंस हुए, उनके दबाव की वजह से इलेक्शंस हुए, और उस इलेक्शन में मतलब 21 जो कि वोट करने का एक जो साल होता है, जो मेजॉरिटी एज होता है, 21 ईयर्स और उससे भी ज़्यादा उम्र के लोगों को वोट करने का
राइट दिया गया, और वहाँ पे हर तरह के लोग, मतलब 21 साल से लेकर के या उससे ऊपर जितने भी 21, 22, 23, 24 जितने भी लोग, वो सारे ईयर्स के लोग जो हैं वोट करने लगे। उसमें कहीं पे भी डिक्लेरेशन नहीं था कि कोई शॉपकीपर हो या कोई पेंटर हो या जिसकी 3 दिन की वेजेस कम हो, ऐसा कुछ नहीं। हर तरह के लोग उस इलेक्शन में वोट करने लगे, ठीक है, सभी लोगों ने वोट किया। अब क्या हुआ, अब तो भाई मोनार्की खत्म हो गया, अब तो वोटिंग स्टार्ट हो गया, सब लोग ने इलेक्शंस किया, वोटिंग स्टार्ट हो गया, वो लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनने लगे और हर सॉर्ट ऑफ पीपल ने वोट किया। दैट मीन्स अब वहाँ पे मोनार्की क्या हो गई, अबॉलिश्ड हो गई। ऑन सितंबर 21, 1792 फ्रांस जो है मोनार्की सिस्टम से आज़ाद हो गया। ओके और वो डिक्लेयर्ड हो गया रिपब्लिक। फिर फ्रांस को आज़ाद, रिपब्लिक, फ्री स्टेट, फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया। लुइस 16 ने जो अपने देश को धोखा दिया था, अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया था, लोगों के ऊपर इतनी सारी जुल्म किए थे, इतनी सारी उनके ऊपर गलत किया था, उनके साथ उन लोगों को सताया था, इसकी वजह से वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ने, वहाँ के कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बिट्रेयल। तो फिर वहाँ पे लुइस 16 को सज़ा हो गई, मौत की सज़ा हुई, फ्रांस फाइनली तुम्हारा रिपब्लिक फ्री हो गया। ओके यहाँ तक आपका ये डिक्लेरेशन, आपका एक्सप्लेनेशन यहीं तक था। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग द रीजन ऑफ टेरर। इसके आगे के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट आपके चैप्टर होपफुली कंप्लीट हो जाएंगे। इन दिस क्लास दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द रीजन ऑफ टेरर। टिल देन डोंट फॉरगेट टू स्टडी एट होम। थैंक यू बच्चों फॉर लिसनिंग मी।